हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीएससी मस्ती अकाडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ दोस्तों घटना चक्र का पार्ट 4 नंबर। उससे पहले आप सभी दोस्तों को बीपीएससी मस्ती अकाडमी की तरफ से नमस्कार। और आप लोग कैसे होंगे दोस्तों? हम समझ रहे होंगे आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, है ना। उससे पहले आप सभी दोस्तों को एक ऊर्जावान मोटिवेशन मैं आपको बताता हूँ। कहा जाता है कि थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा दोस्तों। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा। ये जिंदगी तू देख मैं फिर जीताऊंगा दोस्तों। ये जिंदगी तू देख मैं फिर जीताऊंगा। इसके बाद आते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो सबसे पहले लाइक कर लीजिएगा। उसके बाद कमेंट कर लीजिएगा। उसके बाद शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद आपको करना है सब्सक्राइब कर लेना है। क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, गुरुत्व के अधीन और गति से नियम से संबंधित पढ़ना है। इसके बारे में हम लोग चर्चा लेंगे, है ना। तो घटना चक्र का यह है, इससे बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो शुरुआत करते हैं, चलिए चलते हैं बिना वक्त गवाए हुए। ग्रह की गति के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमा करते रहते हैं, जिन्हें ग्रह कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? प्लैनेट्स कहते हैं या ग्रह कहते हैं। ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते पिंड उस ग्रह को उपग्रह कहा जाता है। यानी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते पिंड को, उस ग्रह को क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का एक तथा मंगल के 2 उपग्रह हैं। पृथ्वी का कितना है? 1 है, लेकिन मंगल का कितना है? 2 है। शनि के सर्वाधिक उपग्रह 82 को हो गया है दोस्तों, लेकिन बृहस्पति का 79 है ना। बृहस्पति का 79। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि शनि का उपग्रह की संख्या कितना है, तो 82 मारिएगा। बृहस्पति का कितना है? तो 79 है। ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम। ग्रहों से गति से संबंधित किसका नियम? केपलर का नियम। आते हैं दोस्तों, केपलर साहब क्या क्या नियम दिए थे उसके बारे में हम लोग सर्च करेंगे। जर्मन खगोल शास्त्री जोहानसन केपलर ने अपने सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति के संबंध का 3 नियम प्रतिपादित किया। कितना नियम? 3 नियम को प्रतिपादित किया है। प्रथम नियम कौन किया है? देख लीजिएगा ध्यान से। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य कक्षाओं का एक फोकस पर होता है। यानी सूर्य कक्षाओं का एक फोकस पर होता है। कहा जाता है कि सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार रूप से, कौन सा? दीर्घ वृत्ताकार रूप से परिक्रमा करता कौन? ग्रह करता है ना। दूसरा नियम देखते हैं। सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान या समय अंतराल पर समान क्षेत्रफल पर पार करता है। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों द्वितीय नियम से। द्वितीय नियम यह स्पष्ट करता है कि जब ग्रह सूर्य से दूरस्थ होता है तो उसकी चाल न्यूनतम होती है। यानी दूर होगा तो उसका चाल क्या होगा? न्यूनतम होगा। और जब सूर्य से समीपम होगा तो उसकी चाल क्या होगा? अधिकतम होगा। तृतीय नियम, किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसके दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं का अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों, है ना। किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात होता है और अनुक्रमानुपाती होता है। अब आते हैं दोस्तों न्यूटन का नियम के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। किसका? न्यूटन का नियम। न्यूटन का मत था कि इस विषय में प्रत्येक दूसरे पिंड को एक बल के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करता है ना। इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इस आधार पर न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम को प्रतिपादित किया।
अब दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती होता है, और बीच की दूरी और क्या उनके बीच की दूरी को क्या हुआ, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दो पिंड के मध्य लगने वाला बल, ये पिंड है, ये पिंड है, आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल की, दोनों गुणनफल के उनके बीच के जो दूरी होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिएगा, गणितीय रूप से न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम इस प्रकार व्यक्त किया है, देखिए कैसे क्या है। दो पिंडों के जिनके द्रव्यमान m1 और दूसरा m2 है, और एक दूसरे को r दूरी पर स्थित उनके बीच की दूरी का आकर्षण बल कौन है, तो देखिएगा F व्युत्क्रमानुपाती m1 m2 बटा r स्क्वायर है ना, F ग्रेविटेशनल m1 m2 बटा r स्क्वायर है। अब आते हैं दोस्तों, जहाँ g अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है जिसे न्यूटन गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। जी देखिए, जहाँ बड़ा जी रहेगा वहाँ अनुक्रमानुपाती स्थिरांक, जी का मतलब है वो स्थिरांक है, कांस्टेंट है एक प्रकार का, लेकिन न्यूटन ने उसी को गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहा है। यदि बल न्यूटन में दूरी मीटर में या द्रव्यमान m1 यानी न्यूटन में दूरी r हो, मीटर हो, तो द्रव्यमान में m1 हो और किलोग्राम में m2 हो, तो g का मात्रक न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम होगा। कुछ होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होगा। यह g का मान होगा, याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, है ना। 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। अब आते हैं गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। स्पष्ट है कि गुरुत्वाकर्षण का एक विशिष्ट उदाहरण है जब कोई वस्तु मुक्त रूप से फेंकी जाती है या फेंकी छोड़ी जाती है तो वह पृथ्वी के गुरुत्व के कारण ही पृथ्वी की ओर गिरने लगती है तथा उसके गिरने का वेग बराबर बढ़ता है, अतः उसकी गति त्वरण उत्पन्न हो जाता है, और इसी त्वरण को पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे जी से प्रदर्शित हम लोग कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। जी अथवा छोटी जी और बड़ी जी के संबंध में है ना, ये भी क्या है, ग्रेविटेशनल का संकेत है। आप देखते हैं छोटी जी बराबर जी एम है ना बटा आर होगा, लेकिन जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, एम क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, और आर क्या है, पृथ्वी का त्रिज्या है। स्पष्ट है कि जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। जी का जो मान होता है, ग्रेविटेशन का मान होता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अतः यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमान को दो वस्तुएं मुक्त रूप से वायु की अनुपस्थिति में ऊपर से गिराई जाए तो उनमें समान त्वरण उत्पन्न होगा। यदि वो एक ही ऊंचाई से गिराई गई है तो एक साथ ही पृथ्वी पर पहुंचेगी। हालांकि वायु की उपस्थिति में उत्प्लावन प्रभाव से आकर्षण के कारण वस्तु के त्वरण भिन्न भिन्न होगी। भारी वस्तु पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी तल पर क्या है, पृथ्वी तल पर भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन होगा। याद रखिए, पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। पृथ्वी तल पर जी का मान विषुवत रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर अधिक होता है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनेंगे बहुत सारे। पृथ्वी तल पर जी का मान विषुवत रेखा पर, याद रखिएगा, विषुवत रेखा पर है ना
विषुवत रेखा पर जो होता है सबसे कम होता है यहाँ पे, और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ये ध्रुव हुआ, ये सबसे अधिक होगा। अब उपग्रह का कक्षीय चाल के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करता है, जब उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करता है तो उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। कौन सा बल? अभिकेंद्र बल कार्य करता है। यह बल पृथ्वी के द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। देखिएगा, यहाँ देखिए पृथ्वी है, इसका बीच है ना, पृथ्वी के आर हो गया केंद्र वाला बल, एम हो गया था, है ना। आगे आते हैं दोस्तों, देखिए यदि एम द्रव्यमान का एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में चाल भी परिक्रमण कर रहा है तो उपग्रह अभिकेंद्रीय बल mv² बटा r होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ही अभिकेंद्रीय बल है। गुरुत्वाकर्षण बल ही क्या है? अभिकेंद्रीय बल है, gm बटा r² होगा। याद रखिएगा यहाँ पे, जहाँ जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक एम पृथ्वी के द्रव्यमान है तो हम ज्ञात कर सकते हैं छोटी जी बराबर यानी ग्रेविटेशनल बराबर gm बटा r, है ना, स्क्वायर। अब आते हैं समीकरण और एक और समीकरण 2 को यहाँ निकाला है। अब आते हैं प्लायन वेग के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। प्लायन वेग क्या है ना। समानतः यदि हम किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह पिंड कुछ ऊंचाई तक जाकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस लौट आता है। लेकिन प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर पृथ्वी के गुरुत्वाक्षेत्र से बाहर निकल जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौट पाता। याद रखिएगा, अगर पृथ्वी से एक ऐसा वेग से हम फेंकेंगे, ठीक है, वो क्या होता है कि पृथ्वी से पार कर जाता है लेकिन पृथ्वी के वापस बाहर निकल जाता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर वो निकल जाता है लेकिन पृथ्वी के वापस नहीं आ पाता है। यही प्लायन वेग फेंकने के लिए पिंड में दी गई गतिज ऊर्जा यानी प्लायन ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लायन ऊर्जा कहलाता है। जैसे समझेंगे हम लोग, ये पृथ्वी का द्रव्यमान m है और त्रिज्या r है तो प्लायन वेग का मान होगा वाले जो है ना 2gm बटा r रूट अंडर, है ना, क्या हो जाएगा 2 बड़ी, है ना, gm बटा r, जहाँ g क्या है? गुरुत्वीय स्थिरांक है। g क्या है? गुरुत्वीय स्थिरांक है। स्पष्ट है कि प्लायन वेग पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वीकरण g है तो g है ना gm बटा r स्क्वायर, gm gr स्क्वायर वेलोसिटी होगा, इसका सही है या 2 रूट अंडर 2g। गुरुत्वीय त्वरण g बराबर क्या होगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी की त्रिज्या r यानी 6.37 × 10⁶ मीटर का मान रखने पर वेलोसिटी का मान क्या हो जाएगा? बस जो मान है दोस्तों यहाँ पे हम लोग रख देंगे, उसके बाद निकाल गया प्लायन वेग का मान कितना 11.2 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यही होगा प्लायन वेग। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं दोस्तों। स्पष्ट है कि यदि किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो पिंड पर वह कभी लौट कर नहीं आएगा। पिंड पर वह कभी लौट कर क्या आएगा? नहीं आएगा दोस्तों।
कक्षीय चाल एवं पलायन वेग से संबंध में हम लोग का स्थापना करें। पृथ्वी के समय किसी उपग्रह की कक्षीय चाल भी और पृथ्वी तल पर फेंकी गई वस्तु का पलायन वेग क्या भी है, तो भी रूट अंडर 2v हुआ। स्पष्ट है कि पृथ्वी के समीप चक्कर काटते किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किसी कारणवश बढ़कर √2 गुनी हो जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाएगा। क्या होगा? कक्षा छोड़कर क्या हो जाएगा? पलायन कर जाएगा। समझिएगा बात को। अगर पृथ्वी के समीप चक्कर काटते हुए किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किसी कारणवश बढ़कर कितना गुना हो जाए? √2 गुना हो जाए तो वह अपनी कक्षा छोड़कर कहाँ हो जाएगा? पलायन हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों सरल आवर्त गति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर और सरल रेखा में दोलन करता है, गति करता है, दोलन क्या करता है? गति करता, उस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक है। स्प्रिंग से लटके किसी पिंड का दोलन तथा किसी सरल लोलक का दोलन आदि सरल लोलक, तो उसको हल करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होता है? तो कौन बताया था? ब्रह्मगुप्त बताया था। कौन बताया था? ब्रह्मगुप्त ने बताया था। ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ब्रह्मा का सिद्धांत की रचना तो सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी पर सभी वस्तुएं अपनी ओर आकर्षित करता है। सभी वस्तुएं अपनी ओर क्या करता? आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन ने दिया था। कौन दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण पदार्थ द्वारा एक दूसरे ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति है। सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियमों को गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। न्यूटन ने अपने मौल खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी नहीं अपितु विश्व के प्रत्येक कण को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। कण के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उसे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम को प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने किया। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों को प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने किया। अब गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल का परिमाण है ना, उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच का दूरी का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसको F/g/m/r² है। F बराबर बल, पहले पिंड के द्रव्यमान m2, दूसरे पिंड का द्रव्यमान r और दोनों पिंड के दूरी g। गुरुत्वाकर्षण g बराबर क्या है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं दोस्तों। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि? सही इसका उत्तर हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण नहीं होता है। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियान में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। तो अस्थियां घनत्व कम होने के कारण अस्थियां कमजोर हो जाता है। क्या होता है? कमजोर हो जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अंतरिक्षयान जो चक्कर लगा रहा है, एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? तो याद रखिएगा, पृथ्वी की ओर गिरेगा नहीं, ये भी क्या करेगा ना कि अंतरिक्षयान के साथ उसकी गति का गतिमान रहेगा। अंतरिक्षयान के साथ साथ उसकी गति से क्या होगा? गतिमान रहेगा। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में सेब अंतरिक्षयान के साथ साथ उसकी गति में गतिवान है। पीसा की झुकी हुई मीनार की
गिर नहीं जाती है, क्योंकि पीसा का जो झुकी मीनार है गिर नहीं जाता है। गुरुत्व के केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है, तल के अंदर रहती है। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु को संपूर्ण द्रव्यमान और संकेंद्रित होता है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। अभी तक पीसा की मीनार गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, इसलिए झुकी मीनार अभी तक नहीं गिरी है। ये सब माना जाता है कि मीनार की ओर अधिक झुकने वाले पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखाएं मीनार तल से बाहर जाएगी तब वह गिर पड़ेगी। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार 2030 से 2050 तक यह मीनार पूर्ण रूप से गिर जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी उसके स्थान पर दोगुनी हो तो सूर्य और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल पर जो पड़ता है क्या होता है? तो अब जितना उसका चौथा भाग होगा। माना कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी r है तो न्यूटन के सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? F बराबर G/m/r², जिसको m सूर्य का द्रव्यमान, m पृथ्वी का द्रव्यमान, m और g गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। आदर्श परिस्थिति में वायु प्रतिरोध का नग्न मानते हुए किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय बल अपरिवर्तित रहता है। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। लकड़ी या लोहे के मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई पर पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पहुंचेगा? तो याद रखेगा सभी साथ साथ पहुंचेगा। द्वितीय, वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए समान ऊंचाई से गिराए जाने पर लकड़ी के, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़े को एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा, क्योंकि सब समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। हवा में लोहे का और लकड़ी के समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? तो इसका सही लकड़ी और गेंद बाद में, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। हवा के अनुपस्थित लोहे और लकड़ी के समान भार का समान ऊंचाई से गिराने पर एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंदों की समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी, लकड़ी गेंद बाद में आएगा। अब आता है 11 नंबर क्वेश्चन है। 2 गेंद ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा सही होगा? देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा सही होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, है ना, भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेगा। दोनों ए तथा बी भूमि पर एक साथ पहुंचेगी। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि दोनों गेंद को समान ऊंचाई से 20 मीटर से गिराया जाता है। तो एच बराबर 20 मीटर, प्रारंभिक वेग 0 है ना, तो ग्रेविटेशनल यू बराबर जो लगाएंगे u² + 2gh, जो v बराबर क्या होगा? अंतिम वेग होगा, लेकिन u बराबर क्या होगा? प्रारंभिक वेग होगा, जिसको हम रखेंगे तब v बराबर हो जाएगा 2gh दोस्तों √अंडर। तो चूँकि दोनों गेंदों की ऊंचाई क्या है? 20 समान है, तो अंतिम वेग v बराबर 2gh। तो गेंदों का द्रव्यमान निर्भर नहीं है, ये तो दोनों गेंद समान वेग से भूमि पर गिरेगी। कथन: चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण: चंद्रमा पृथ्वी की सतह चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं।
या कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन को सही स्पष्ट नहीं करता है, स्पष्ट करता है। कथन कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन को सही स्पष्ट नहीं करता। इसमें स्पष्ट करता, लेकिन इसमें स्पष्ट नहीं करता। कथन सही है परंतु कारण गलत है, याद रखिएगा। कथन सही है लेकिन परंतु कारण गलत है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के जी का मान का 1/6 भाग है। इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी के भार का 1/6 भाग होगा। इस प्रकार कथन सही नहीं है। अब आते 13 नंबर क्वेश्चन। किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है और मैदानों पर। मानव शरीर का भार के बारे में हम लोग बताएंगे। मानव शरीर का भार होता है, क्या होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ध्रुवों पर क्या होता है? अधिकतम होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में किसमें होता है? तो हाइड्रोजन में होता है। किसमें? हाइड्रोजन में होता है। किसी पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है तथा उसका भार दो चीजों पर निर्भर करता है, गुरुत्व बल और पिंड पर लगने वाला उत्प्रेक्षक बल पर। हाइड्रोजन का सबसे हल्का और विरल माध्यम है। हाइड्रोजन सबसे हल्का और विरल माध्यम है, उसके द्वारा लगाया गया उत्प्रेक्षक बल सबसे कम होगा। अब पिंड का भार हाइड्रोजन के भार से क्या है? सर्वाधिक है। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय में विस्थापन का विवरण किसमें सही दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। विरामावस्था में शून्य से गुरुत्व बल के साथ स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड के लिए S बराबर 1/2 हाफ GT² समीकरण उपयुक्त है। जो परवलय का समीकरण आता है विकल्प ए रेखांक सही प्रदर्शन है। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत जैसा दी गई आकृति दिखाया गया। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर नीचे की ओर फिसलता है। अधतल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय क्या लगेगा? देखिएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर 1/2 sin थीटा √2h/g। कण चिकने आनत समतल तल पर अतः जी के बजाय जी sin थीटा के लिए अंतर्गत गति करेगा, तो कण विरामावस्था से गति प्रारंभ कर रहा है। तो यही समीकरण आपको लगा देना है, S बराबर ut + हाफ GT², है ना। अब आते हैं दोस्तों, इसको आप देख लीजिएगा। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकंड के बाद वेग क्या होगा? तो 3 सेकंड के बाद होगा 29.4 मीटर प्रति सेकंड, यानी 9.8 × 3 करेंगे 8 × 24 × 27 2829.4, है ना। 3 सेकंड के बाद या इसको निकाल देंगे दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट। हम देखिए, हम जानते हैं कि v बराबर u + at होगा, यानी प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, लेकिन जो a त्वरण हुआ तो 9.8 हो गया और t समय 3 सेकेंड, यहाँ देखिए तो 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। यदि पृथ्वी के द्रव्यमान पर वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी की तल पर g का मान क्या होगा? पृथ्वी पर g का मान क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण के मान में प्रतिशत परिवर्तन देखिए, dg/g × 100 यानी 2 dr/r × 100%। जब m नियत है तो 2 × 1% बराबर 2% वृद्धि होगा। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्वीय त्वरण के कारण त्वरण होगा तो 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा।
विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण उत्पादन 980 मीटर प्रति सेकंड यानी 9.8 मीटर प्रति सेकंड से अधिक रहेगा। एक वस्तु पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम और गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण 6 हो तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो याद रखिएगा 100 किलोग्राम होगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वह स्थिर रहता है। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है। भारहीन होती है तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीन होता है। भारहीनता वह अवस्था है जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल संतुलित हो जाए। और हम जानते हैं कि पिंड का भार Wmg है ना, वस्तु के द्रव्यमान m और गुरुत्वीय त्वरण क्या g है। यदि ऊपर की तरफ प्रक्षेपित होता है तो त्वरण गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है दोस्तों। इससे बराबर होता है W बराबर G1 प्लस G2 m कॉमन ले लेंगे है ना, तो G1 प्लस G माइनस में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब सुमेलित करना है दोस्तों 1 और 2। रेडियम, तो रेडियम को जो खोज किया था मैडम क्यूरी किया था। पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था। एक्सरे रोएंट्जन किया था। चेचक एडवर्ड जेनर किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए का 2 नंबर और बी का 1 नंबर, 2 बी का 1 नंबर, ये ए नंबर हो जाएगा। रेडियम तत्व की खोज पीरे क्यूरी ने किया और मैडम क्यूरी ने भी किया 1898 ईस्वी में। पेंसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की। एक्स किरणें का खोज 1895 में विलियम रोएंट्जन ने किया था। कितना? 1895 याद रखिएगा दोस्तों। और एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक के टीके का खोज किया था। पृथ्वी अपने अक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा गति से घूमती है। यह तेज गति अनुभव क्यों नहीं कर पाता है? अपने कक्षा में पृथ्वी गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति क्या है? शून्य है। इसके प्रकार हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। हम पृथ्वी के घूर्णन गति का अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि अपने कक्षा में पृथ्वी की गति अपेक्षा हमारी गति क्या है? शून्य है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो कौन सा परिणाम होगा? क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल अगर अचानक लुप्त हो जाएगा तो क्या होगा? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान क्या है? वहीं रहेगा। अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी के नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण उत्पन्न करता है। इसका डिफिनेशन देखते हैं हम लोग। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह 2 प्रकार के बल कार्य करता है। एक केंद्रीय बल कार्य करता है, दूसरा प्रक्षोभ बल कार्य करता है। केंद्रीय बल गोलाकार पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण उपग्रह अपने गति को आवश्यक केंद्रीय त्वरण प्राप्त कर पृथ्वी की वृत्तीय अथवा दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है और पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है। प्रक्षोभ बल क्या करता है? वायुमंडल और कर्षण पृथ्वी गोलार्ध में सृष्टि चंद्र और सौर के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को विकिरण आदि उत्पन्न करता है। विचलन आ जाता है दोस्तों। ऊंचाई वाली कक्षा भूस्थिर यानी 36,000 किलोमीटर से अधिक में स्थापित उपग्रह वायुमंडलीय कर्षण से अप्रभावित रहता है परंतु निम्न कक्षा वाले उपग्रह के कक्षीय त्रिज्या वायुमंडल कर्षण से प्रभावित होकर धीरे धीरे कम हो जाता है। अतः ऐसे उपग्रह
पृथ्वी के सघन वायुमंडल में पहुंचकर भस्म हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से दोस्तों। बने रहेगा चैनल पर, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है। तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से होता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट ट्रैक किया जाता है, तो डॉपलर प्रभाव के अनुसार किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा स्पष्ट है ट्रैक किया जा सकता है। ट्रैकिंग ट्रांसमीटर रिसीवर की सहायता से की जाती है। डॉपलर का प्रभाव की मदद से ट्रैकिंग का संभव हो पाता है। अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी को चक्कर लगाता रहता है, वह निम्न में से किसके कारण से करता है? तो याद रखिएगा, केंद्राभिमुखी बल के कारण से वह करता है। आप उपग्रह अपने कक्ष में अभिकेंद्रीय बल के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाते रहता है। प्राकृतिक ज्ञात बलों के कारक को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। गुरुत्वीय, विद्युत चुंबक, दुर्बल नाभिक बल, प्रबल नाभिक बल, है ना। तो इसमें सही कौन सा है दोस्तों? आप याद रखिएगा, इसका सही गुरुत्व के चारों ओर प्रबल बल है। चार आधारभूत बलों का गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण बल है, जबकि प्रबल बल, नाभिक बल समस्त मूलभूत बल का बल है। तो याद रखिएगा, सही है। 31 नंबर क्वेश्चन आते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा है तब। माना कि व्यक्ति का द्रव्यमान m और भार w, लिफ्ट में त्वरण a के ऊपर की ओर जा रहा है, तो व्यक्ति पर लगने वाला भार, है ना, तो गुरुत्व के कारण लगने वाला बल mg हो जाएगा। और लिफ्ट द्वारा दिशा का में प्रतिक्रिया m है, यानी न्यूटन के द्वितीय नियम अनुसार v w माइनस mg बराबर m होता है। याद रखिएगा, F बराबर जो होता है m प्रारंभिक वेग माइनस mv बराबर होता है ना, वहाँ पे ये ले, ठीक है। तो स्पष्ट है कि लिफ्ट द्वारा त्वरित गति से ऊपर की ओर जाने पर व्यक्ति अपने भार W बढ़ने के आभास होता है होगा, और विपरीत लिफ्ट द्वारा नीचे की ओर गति करने पर व्यक्ति भार कमी का आभास होगा, क्योंकि ऋणात्मक होगा। त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक होगा। लोलक की कालावधि क्या है? तो याद रखिएगा, लोलक कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कालावधि उसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। T बराबर 2π√T बटा जी। लोलक की अधिक जितना अधिक होगा कालावधि उतना अधिक होगा। लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाते हैं, क्योंकि याद रखिए लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। सरल लोलक का आवर्तकाल होता है T बराबर 2π√1 बटा जी। 1 बटा नहीं, L बटा जी होता है। L लोलक की लंबाई होगा। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त हो जाती है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की खड़े हो जाने पर आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा। पर विचार कीजिए। एक समान लोलक दोलन चल रहा है, इसमें जब गोला माध्यम से गुजरता है तब त्वरण शून्य होता है। हर आवर्धन गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग से प्राप्त करता है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता तो उसके गति त्वरण दोनों क्या होता है? शून्य होता है। समान दोलक दोलन आयाम को समय के साथ साथ कम होता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1, 2 और 4 सही उत्तर होगा। इसका निष्कर्ष हम लोग पढ़ लेते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ से भी देखिए, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, उसका त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, स्थिति ऊर्जा शून्य होती है। जब पिंड गति के अन्य बिंदु को चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसका त्वरण अधिकतम होता है। उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम और गतिज ऊर्जा क्या होता है? शून्य होता है।
पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है? तो शीतकाल में। कौन सा काल में? शीतकाल में। पेंडुलम की घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि इसका आवर्त पथ आवर्तकाल घट जाता है, जबकि ग्रीष्मकाल में इसका आवर्त पथ आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी ग्रीष्मकाल में धीरे धीरे चलती है वह सुस्त हो जाती है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो याद रखिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड के ऊपर की ओर फेंके जाने पर पृथ्वी गुरुत्वीय क्षेत्र से पार कर जाता है तब पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। पृथ्वी का पलायन वेग कहलाता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? 8 किलोमीटर प्रति वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाने पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, लेकिन पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इससे अगर फेंक देते हैं तो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा इस पर गैस अणु का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वर्ग से कम होगा। गैस अणु का पलायन वेग उसके वर्ग माध्यम मूल के वेग से कम होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है तथा धरती का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण वहाँ से पलायन कर जाते हैं और चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, मेरा क्लास अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट बार फिर आपको पार्ट 4 में मिलेंगे हम लोग।